हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं जो कि आपके अपकमिंग एमपीपीएससी के प्री एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के कुछ एमसीक्यू दिए हैं, तो इन्हें सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डे नाइट टेस्ट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में किस कार रेसर ने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती थी? तो इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वेम्बले स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, अलेक्सिया पुटेलस किस देश की दिग्गज महिला फुटबॉलर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये है स्पेन। अगला है, वर्ष 2021 में किस देश ने डेविस कप का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब है रूस। इसका था, इनमें से किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है गगन नारंग। फिर वर्ष 2014 में किस देश ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया है? तो इसका राइट आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 और 2010 में किस देश ने यूरो कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है आपका स्पेन। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका चेन यूफेई। इसके बाद है, वर्ष 2018 में इनमें से किस खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 सत्र में कितनी रेस आयोजित होंगी? तो इसका जो राइट आंसर है ये है 23। फिर है, किस राज्य के नाम सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो इसका राइट आंसर है हरभजन सिंह। फिर है, सारा ईरानी किस देश की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है इटली। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका एमा राडुकानू। फिर है, लक्ष्य सेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में किस टीम ने IPL का खिताब अपने नाम किया था? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस महिला फुटबॉलर को बेलोन डी ओर अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर है आपका अलेक्सिया पुटेलस। फिर भारत ने कितनी बार क्रिकेट एशिया कप जीता है? तो इसका राइट आंसर है 7 बार। अगला क्वेश्चन है, बियांका आंद्रेस्क्यू ने इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिकी ओपन। फिर ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है डेविड वार्नर। इसके बाद क्वेश्चन है, हिमा दास किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एथलेटिक्स। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है मॉस्को। इसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ MCQ दिए हैं, तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से अदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? तो जो द्रव्यमान है ये एक अदिश राशि है। बाकी सब क्या हैं? सदिश राशि हैं। जो द्रव्यमान है ये अदिश है, बाकी की सदिश है। इसके बाद है, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयोग कौन सा लेंस किया जाता है? तो जो अवतल लेंस है इसका यूज़ किया जाता है निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए। ठीक है, अवतल लेंस इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो उत्तल लेंस है ये दूरदृष्टि दोष हेतु होता है। जो अवतल लेंस है ये मैंने आपको बता दिया निकट दृष्टि दोष के लिए। और जो द्विफोकसी लेंस है ये जरा दृष्टि के दोष के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद लोहे में जंग लगने से लोहे का भार पे क्या असर पड़ता है? तो लोहे में जंग लगने से लोहे का जो भार है ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जंग कब लगता है? जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है लोहे में। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ती है उतना ज़्यादा भार जो है ये बढ़ जाता है लोहे का। इसके बाद है, कांसा मिश्र धातु किन 2 धातुओं से बनी है? तो तांबा और टिन से मिलकर बना है कांसा। तो याद रखिएगा तांबा और टिन इसका राइट आंसर है। फिर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है?
तो लाल और नीले रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सबसे अधिक होती है। कहाँ पे? लाल और नीले रंग के प्रकाश में। इसके बाद है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। ठीक है, नागपुर याद रखिएगा। इसके बाद है लार किसके पाचन में सहयोगी है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोगी होती है लार। इसके बाद है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। इसके बाद है भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में शुरुआत हुई थी भारत में हाथी परियोजना की। तो हाथियों की संख्या में गिरावट आ रही थी और उनके संरक्षण के लिए 1992 में झारखंड में जो केंद्र सरकार है उन्होंने हाथी परियोजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद है मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका आंसर है हीमोक्रोम। ठीक है, हीमोक्रोम इसका राइट आंसर है। जो मानव मूत्र का पीला रंग है ये हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। इसके बाद है विद्युत का सर्वाधिक चालक तत्व कौन सा है? ये जो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है। तो जो चांदी है ये सर्वाधिक चालक तत्व है विद्युत का। इसके बाद है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम है तमिलनाडु में। इसके बाद है विजय घाट जो है ये समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये जो विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है इसे विजय घाट कहा जाता है। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन हैं इसे भी देख लीजिए। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है इसे राजघाट कहा जाता है। मोरारजी देसाई जी का जो समाधि स्थल है इसे अभय घाट कहा जाता है। और जो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है ये किसान घाट के नाम से जाना जाता है। तो आपके सबके नाम याद रखने हैं आपको। इसके बाद किस स्थान को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है अभी रिसेंट में? तो धौलावीरा को शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। धौलावीरा जो है ये 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है ये। और धौलावीरा है कहाँ? ये है गुजरात में। इसके बाद जब कोई जहाज़ नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जो जहाज़ है ये नदी से अगर सागर में प्रवेश करता है तो जो जहाज़ है ये थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो समुद्री जल है इसका घनत्व तो खारे जल के कारण नदी के मीठे जल की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण से जब कोई जहाज़ समुद्र में जाता है नदी से तो वो थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसके बाद किल कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है 66। भारत ने टोटल 66 मेडल जीते थे जिसमें से 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। 66 मेडल के साथ भारत जो है मेडल टैली में तीसरे नंबर पर रहा था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी कि सीडीएस कौन थे? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जनरल विपिन रावत जी। ये भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी कि सीडीएस थे। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और दूसरा कथन है मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो हमें बताना कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। तो मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा जो है ये गुजरती है और इसी के कारण यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित राज्य होने के कारण यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मावठा। ठीक है, जो शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में इसे मावठा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भिंड। भिंड जो है ये मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। इसके अलावा सबसे अधिकतम कहाँ पे वर्षा होती है मध्य प्रदेश में? तो ये होती है पचमढ़ी में। तो मध्य प्रदेश का जो वार्षिक वर्षा का औसत है ये 112 सेंटीमीटर है। सबसे कम है भिंड में 55 सेंटीमीटर और सबसे अधिक है पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन है डोलोमाइट भंडारण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो डोलोमाइट भंडारण में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके बाद है आवड़िक खनिज यूरेनियम मध्य प्रदेश की किस जिले में पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है शहडोल में। इसके बाद मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लौह अयस्क का निर्यात निम्न में से किन देशों को किया जाता है? तो जो जर्मनी है और जापान है, ये इसका राइट आंसर है दोनों। तो दोनों ही देशों में मध्य प्रदेश के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिज उनके उत्पादन क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है। मतलब हमें बताना है, एक साइड खनिज दिए हुए हैं और एक साइड उनका उत्पादन क्षेत्र दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोरंडम और शहडोल, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कोरंडम है ये सीधी और सिंगरौली ज़िले में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में शहडोल दिया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है। बाकी सूरमा जबलपुर, टंगस्टन होशंगाबाद और ग्रेफाइट बैतूल, ये तीनों सही हैं। इसके बाद है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है। दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग NH339BB है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ना तो ऑप्शन 1 सही है, ना ही ऑप्शन 2 सही है। दोनों ही ऑप्शन हमारे जो हैं कथन जो हैं ये असत्य हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो संशोधित आंकड़े हैं इनके अनुसार मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH46 है, जबकि ऑप्शन में NH3 दिया है, तो पहला गलत है। और जो दूसरा कथन है इसमें दिया गया है कि सबसे छोटा राजमार्ग है NH339BB, लेकिन जो सबसे छोटा राजमार्ग है मध्य प्रदेश का ये है NH135B, तो दोनों ही कथन गलत हैं। तो जो सबसे लंबा राजमार्ग है NH46, इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर की, जबकि जो सबसे छोटा राजमार्ग है NH135B, इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ तक चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इंदौर से गुवाहाटी तक चली थी प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन। इसके बाद है, प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मदन महल, जो कि जबलपुर का रेलवे स्टेशन है, ये प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। इसके बाद है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो ये हुई थी इंदौर से दुबई तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जो गांधी सागर है और जवाहर सागर है, ये दोनों बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। इंदिरा सागर जो है ये नर्मदा नदी से संबंधित है। तो जो गांधी सागर है और जवाहर सागर है ये चंबल नदी पे बने हुए हैं, इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये गलत हो जाते हैं। फिर है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है चंबल घाटी परियोजना। ये 1953 में शुरू की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित नहीं है? 3 यहाँ पे बांध दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से बांध मध्य प्रदेश में नहीं है। तो जो सरदार सरोवर बांध है और राणा प्रताप बांध है ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। जो जोवट परियोजना है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध और राणा प्रताप बांध ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ है? तो जो राणा प्रताप बांध है ये राजस्थान में है, और जो सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात की नौगांव पर स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? तो वारणा नहर से सिंचाई होती है होशंगाबाद जिले में। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है खमरिया में। इसके बाद मध्य प्रदेश में मिर्ची महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया जाता है खरगोन में। फिर मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हैं यहाँ पे। सर्वाधिक फल उत्पादन रतलाम में होता है, सर्वाधिक मसाला उत्पादन बड़वानी जिले में होता है, सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन नरसिंहपुर जिले में होता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सेकंड है और थर्ड है ये गलत है, जो पहला कथन है ये सही है। तो कथन 2 गलत क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक मसालों का उत्पादन जो है ये बुरहानपुर जिले में होता है। और कथन 3 गलत क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है गाय। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दूसरा कथन है, गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत खांडवा जिले से की गई थी। तो हमें बताना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन पूरी तरह से सही है,
मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था, तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन है गौ एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत खंडवा जिले से की गई थी, ये गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है खंडवा जिले से नहीं खरगोन जिले से की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। इसके बाद कुछ और जीके के क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले है राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे जॉर्ज पेलेड। फिर है बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है 38। फिर है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है नैप्थोक्विनोन। ठीक है, नैप्थोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फिर है पित्ताशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है कैल्सीटोनिन। फिर है प्रत्यावर्ती व अनैच्छिक गतियों के नियंत्रण हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर हैजा का रोग कारक जीवाणु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है विब्रियो कोलरा। फिर है धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। फिर है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर है C6H6। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 क्या कहलाता है, तो कहलाता है हैलोजन। फिर है लेंस क्षमता को किस में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है डायोप्टर में। इसके बाद क्वेश्चन है भ्रूणावस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है लीवर में यानी कि यकृत में। फिर है वियना समझौता 1985 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका आंसर है ओजोन परत विनाश रोकने हेतु। अगला क्वेश्चन है देश का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है आगर मालवा में। फिर है बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है शाहजहाँपुर में। फिर है देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। फिर है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो इसका राइट आंसर है निर्मला वुच। फिर है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो सिंगरौली को कहा जाता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। फिर है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है इंदौर में। नेक्स्ट है राजघाट परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर है बेतवा नदी। फिर है खरबूजा महल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है धार में। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न ने साइबर लैब स्थापित करने के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली, इसके अलावा राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल, तो दोनों इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर द। फिर है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है कौन सा संगठन विदेश मंत्रालय के सहयोग से दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों यानी कि दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर है ट्राइफेड। फिर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने किस भैंस की नस्ल को भारत की 19वीं नस्ल के रूप में मान्यता दी है, तो इसका आंसर है मांडा। और आखिरी क्वेश्चन है ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है, तो इसका आंसर है रुधिर का कर्क रोग। इसका देख लेते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। तो इस साल भारत में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने गुजरात में एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम आपको याद रखना है, ऐप का नाम है प्राकृतिक गुजरात। ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है प्राकृतिक गुजरात नाम से। इसके अलावा कृषि उपज की बिक्री के लिए यहाँ पे ई व्हीकल्स भी लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पे आपको ऐप का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये आपको याद रखना है कि किसने जारी किया है टिकट को। इसके बाद यहाँ पे देखिए देश भर में शहरी इकोसिस्टम में मुक्त आंकड़ों को अपनाने तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक यानी कि मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह का आरंभ किया है। तो यहाँ पे आपको इस सप्ताह का नाम याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं
तो यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्री नरेंद्र कुमार गोयनका जी ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नाम याद रखिएगा, श्री नरेंद्र कुमार गोयनका जी। इसके बाद यहाँ पे देखिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखिए यहाँ पे समावेशी सुशासन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने और सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पे साइन किया है। तो MOU पे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यही बनते हैं, आपको MOU का नाम दे देगा और पूछेगा कि किनके बीच में इस पर साइन किया गया है, किनके द्वारा इस पर साइन किया गया है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रिया की न्यूज़ है। तो ऑस्ट्रिया में कोविड-19 टीका अनिवार्य कर दिया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए वहाँ पे कोविड-19 का टीका अनिवार्य किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 21 जनवरी की न्यूज़ है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा लगेगी। तो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि कहाँ पे लगाई जाएगी प्रतिमा, तो आपको याद रखना है इंडिया गेट, या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि इंडिया गेट पे किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी ग्रेनाइट से बनी हुई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको इनका नाम याद रखना है। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट डे की बात कर लेते हैं। तो हर साल 25 जनवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस दिन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1950 में, और तब से हर साल 25 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है भारत में। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि भारत में जो नागरिक रह रहे हैं 18 वर्ष के ऊपर जो वोट डाल सकते हैं, तो उनको जागरूक किया जाए कि वो जाके अपना मतदान दें। उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। इसका देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले है आयशा मलिक, इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होंगी। इस कारण से इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला जज होंगी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की। नाम याद रखना आपको, आयशा मलिक। इसके बाद है एमा टिमिस। एमा टिमिस का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने 21 दिनों के अंदर दौड़कर न्यूजीलैंड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी को तय किया है, जो कि लगभग 2090 किलोमीटर है। तो न्यूजीलैंड के एक छोर से दूसरे छोर तक ये पैदल दौड़ के गई। कितने दिनों में? 21 दिनों में इन्होंने पार किया, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एमा टिमिस, याद रखिएगा। इसके बाद है उर्जित पटेल जी। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल आगे के 3 सालों तक के लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, उर्जित पटेल जी अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके बाद है डॉक्टर अजय शंकर पांडे। तो इन्होंने संस्कृत में मुकदमों का फैसला लिखा है रिसेंट में। तो झांसी के ये कमिश्नर हैं डॉक्टर अजय शंकर पांडे। इन्होंने राजस्व और शास्त्र लाइसेंस के मुकदमों के फैसले संस्कृत में लिखे हैं अभी रिसेंट में। इसके बाद है नैन्सी मेहर्न। तो ये 92 साल की हैं, इनकी उम्र है 92 साल, और अभी भी अपने शौक के कारण सर्फिंग करती हैं। तो इस कारण से इनका नाम न्यूज़ में है, नैन्सी मेहर्न। इसके बाद है अजय कुमार कक्कड़। ठीक है, अजय कुमार कक्कड़, इन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है रिसेंट में। ठीक है, तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपको याद रखना, अजय कुमार कक्कड़। इसके बाद है एरिक एडम। तो ये न्यूयॉर्क के महापौर बने हैं रिसेंट में, इसलिए इनका नाम न्यूज़ में है, एरिक एडम। इसके बाद है टोनी ब्लेयर। तो इन्हें नाइटहुड की उपाधि से अभी रिसेंट में सम्मानित किया गया है। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं टोनी ब्लेयर, और हाल ही में महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। इसके बाद यहाँ पे चीन की न्यूज़ है। तो चीन में अफ़गानिस्तान के राजदूत हैं, जिनका नाम है जावेद अहमद कायम। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो नाम आपको याद रखना है, जावेद अहमद कायम। इसके बाद है एस सोमनाथ। तो ये इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपॉइंटमेंट से बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। पहले आपने सुना होगा के सिवन जी यहाँ के अध्यक्ष थे इसरो के, और अब के सिवन की जगह एस सोमनाथ जी नए अध्यक्ष बन गए हैं, नए चेयरमैन बन गए हैं इसरो के। इसके बाद है एलिजाबेथ द्वितीय। तो ये कौन है? ये महारानी हैं ब्रिटेन की, एलिजाबेथ द्वितीय, और ये 7 दशकों तक शासन करने वाली पहली महारानी बन जाएंगी। इनके सिंहासन पर बैठने के अभी 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
इसके बाद यहाँ पे सऊदी अरब की न्यूज़ है। तो यहाँ पे ऊँट की परेड होती है जिसे शिप्स ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तो इसमें पहली बार महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, इसलिए ये इवेंट न्यूज़ में बना हुआ है सऊदी अरब का। तो यहाँ पे आप जो ऊँट की परेड होती है इसका नाम याद रख सकते हैं, इसे शिप्स ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इसके बाद है एक समुद्री चील जिसे अभी रिसेंट में अमेरिका में देखा गया है। तो एशिया मूल की विलुप्त पक्षी है ये सी ईगल यानी कि समुद्री चील। हाल ही में इसे अमेरिका में देखा गया है, इस कारण से ये न्यूज़ में है। इसके बाद है माया एंजेलो। तो ये अमेरिकी सिक्के पे नज़र आई हैं। ये हैं कौन? तो देखिए अफ्रीकी अमेरिकी लेखिका हैं माया एंजेलो। इनको अमेरिकी सरकार ने सिक्के पर स्थान दिया है। तो 25 सेंट के सिक्के पर इनकी तस्वीर यहाँ पे इनके योगदान को सम्मान देने के लिए लगाई गई है। 25 सेंट के सिक्के पे इनकी फ़ोटो बनाई गई है। और नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सम्मान को पाने वाली ये पहली अश्वेत महिला हैं। माया एंजेलो नाम याद रखिएगा। इसके बाद एक चूहा है जिसका नाम है मगावा। हाल ही में इसका निधन हो गया है और काफ़ी समझदार चूहा था ये। ज़मीन में बिछी बारूदी सुरंग और विस्फोटक खोज कर निकालता था ये, और अपने ऑपरेशन के दौरान इसने लगभग हज़ारों जानें बचाई हैं। तो 8 साल की उम्र में अभी हाल ही में इसका निधन हुआ है, इस कारण से न्यूज़ है। इसका नाम आपको याद रखना है मगावा। इसके बाद है मार्क रूट। तो ये चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रूट, याद रखिएगा। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं मार्क रूट। इसका थोड़ा स्मृति से डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्कर विजेता हॉलीवुड स्टार हैं सिडनी, जिनका पूरा नाम है सिडनी पॉइटियर। इनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है विश्व की सबसे कम कद वाली महिला जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका जो हाइट था ये था 2.5 फीट का, इनकी ऊंचाई थी 2.5 फीट की, और इसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इनका जो नाम है, इनका नाम है एलिफ कोकामन। ठीक है, एलिफ कोकामन। हाल ही में 33 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। फिर यहाँ पे कन्नड़ साहित्यकार हैं चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर पाटिल। इनका हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है यहाँ पे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, नारायण देवनाथ जी। हाल ही में इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे त्रिनिदाद और टोबैगो के ओलंपिक और विश्व पदक विजेता जिनका नाम है डियोन लेंडोर। इनका हाल ही में 29 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में निधन हो गया है। तो नाम याद रखना है आपको, डियोन लेंडोर। इसके बाद यहाँ पे खेल चर्चा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में वनडे क्रिकेट की सीरीज़ खेली गई, जिसमें आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से हरा दिया इस सीरीज़ में। और एक तरह से ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को किसी वनडे सीरीज़ में हरा के। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे इंडिया ओपन 2022 की बात करते हैं, जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो सिंगल्स में बात करें तो भारत के लक्ष्य सेन ने 2022 का ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो इन्होंने फाइनल में विश्व चैंपियन लॉ किन यीप को हराया है। तो ये याद रखना है, लक्ष्य सेन का आपको नाम याद रखना है। और भारत के इतिहास में तीसरे खिलाड़ी बने हैं ये सिंगल्स में जीतने वाले। इसके पहले 1981 में प्रकाश पादुकोण ने जीता था, और 2015 में किदाम्बी श्रीकांत ने जीता था, और अब 2022 में लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। तो सिंगल्स में आपको इनका नाम याद रखना है। इसके बाद डबल्स में बात करते हैं। तो डबल्स में भी भारत ने ही जीता है। तो डबल्स में किसने जीता है? डबल्स में जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो डबल्स के भी आपको विजेताओं के नाम याद रखने हैं, और सिंगल्स के ही। और ये इंडियन ओपन के इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि भारत ने सिंगल्स और डबल्स दोनों में ही इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लेह की। तो लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक फुटबॉल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। जो केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्होंने इस स्टेडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताया, उसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। तो लेह में 11,000 की फीट के ऊंचाई पे ये फुटबॉल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। इसका टेनिस की बात करते हैं। तो भारत की स्टार प्लेयर सानिया मिर्ज़ा ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे फुटबॉल की बात करते हैं। तो द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। तो बायर मुनिक के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इनको पुरुषों में बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड दिया गया है 2021 का। इसके अलावा बार्सिलोना की कप्तान हैं एलेक्सिया पुतेयस, इनको महिलाओं में फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है 2021 का। तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। मेंस में कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, और वुमेंस में कौन है? एलेक्सिया पुतेयस। इसके बाद यहाँ पे
जो आईपीएल की टीम है केकेआर, आपने सुना होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स, यहाँ के गेंदबाजी कोच बने हैं नए भरत अरुण, इनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे टॉप्स की बात करते हैं। टॉप्स जो योजना चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके तहत यहाँ पे एथलीटों को अनुकूलित सहायता प्रदान की जाती है। तो अभी हाल ही में टॉप्स स्कीम में गोल्फर, एथलीट्स और स्कीयर्स को भी शामिल किया गया है पहली बार। इसके बाद एशेज सीरीज़ की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड को आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। तो इस साल का जो एशेज टूर्नामेंट है इसे 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। एशेज की जो सीरीज़ है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, जो कि टेस्ट मैच की सीरीज़ होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ट्रेविस हेड, इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया है, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं फाइनल के आखिरी मैच के। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में भी ट्रेविस हेड को ही चुना गया है। यहाँ पे विराट कोहली की बात कर लेते हैं। तो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली, इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से भी कप्तानी छोड़ दी है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा को वनडे और टी20 का कप्तान बनाया गया था। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी छोड़ दी है और अभी रिसेंट में केएल राहुल को नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रशिक्षण शिविर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 6 मुक्केबाजों को कैंप में शामिल किया गया है, जिनमें अमित पंघाल, विकास कृष्ण और एमसी मैरी कॉम, इसके अलावा मनीष कौशिक, सतीश कुमार और आशीष कुमार को इस कैंप में शामिल किया गया है। इसके बाद क्रिकेट का ही एक टूर्नामेंट है बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। जिस तरह भारत में आईपीएल होता है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल होता है, बिग बैश लीग। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे एक टीम है मेलबोर्न रेनेगेड्स, यहाँ के लेग स्पिनर हैं कैमरन वॉयस, इन्होंने डबल हैट्रिक ली है और बीबीएल में डबल हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 55वें मैच में ये कारनामा किया, इन्होंने 4 गेंदों में 4 लगातार विकेट लिए। इसके बाद सामायिकी पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले सर्बिया की न्यूज़ है। यहाँ पे सर्बियाई मतदाताओं ने जनमत संग्रह में संवैधानिक परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार ये जो बदलाव हैं ये सुधार प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होगा। इसके बाद यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधन किया है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन ये विश्व आर्थिक मंच का है। इसके बाद इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की स्थिति। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है थीम, तो आपको थीम याद रखनी है इसकी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कथक सम्राट बिरजू महाराज जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व स्तर पर इन्होंने काफ़ी फेमस बनाया और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात कथक नर्तक थे ये, जिनका नाम था बिरजू महाराज। इनका हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया है। तो इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान, नृत्य विलास, इसके अलावा राजीव गांधी सम्मान और भी कई सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, हमको आपको नाम याद रखना है, बिरजू महाराज। इसके बाद अफगानिस्तान की न्यूज़ है। यहाँ पे 5.6 तीव्रता का भूकंप नापा गया अभी रिसेंट में। यहाँ पे ज़ोरदार झटके महसूस किए गए हैं अफगानिस्तान में, पश्चिमी अफगानिस्तान में एक्चुअली में बात की जाए तो ये भूकंप आया था। 5.6 तीव्रता, याद रखिएगा। इसके बाद इसराइल की न्यूज़ है। यहाँ पे इसराइल ने कहा है कि इसराइल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रणाली का उन्होंने सफल परीक्षण किया है। इसके बाद यूरोप की न्यूज़ है। तो यूरोप में वर्ष 2021 का जो वर्ष है ये सबसे गर्म रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है ये साल दर साल गंभीर होता जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें ये बताया गया कि 2021 जो है ये अब तक का 5वां सर्वाधिक गर्म साल दर्ज किया गया है और यूरोप के लिए 2021 जो है ये अब तक का सर्वाधिक गर्म साल रहा है। यानी अगर ओवरऑल बात की जाए ग्लोबली तो 5वां सबसे गर्म साल था 2021 और अगर सिर्फ यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के लिए अब तक का सबसे गर्म साल था 2021। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसा है अगला अंक प्रकाशित हो तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको
पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। डेली वोकैब, डेली जीके, डेली करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।